बच्चों हमारा जो अगला लॉ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा, है ना। चलो मैं समझाता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अच्छा पहले दिया कितना था ये लॉ? सर जॉन डाल्टन ने दिया था। सर जॉन डाल्टन ने ये लॉ दिया था। कंडीशन समझना, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं अलग अलग, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें लगेगा ये लॉ। समझ रहे मेरी बात? मैं फिर बता रहा हूं, जब दो एलिमेंट्स, मैंने लिखा है ऐसा, दो एलिमेंट्स, आप सुन लो पहली बार, जब दो एलिमेंट्स जैसे मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट्स है, ये एक बार कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक बार कंबाइन होकर बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। रेशो क्या है? 1:1। एक बार कंबाइन होकर बना रहे हैं CO2, रेशो क्या है? 1:2। जब दो सेम एलिमेंट, जब दो एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स कंबाइन होकर, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाएं सेम, जब ये, अच्छा इन दोनों कंपाउंड्स में एलिमेंट सेम होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएं तो उसमें लगता है ये लॉ। एलिमेंट सेम होने चाहिए बट कंपाउंड अलग अलग होने चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए? उन कंपाउंड्स में सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम होने चाहिए, समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए, कंपाउंड्स अलग अलग होने चाहिए, कंपाउंड्स डिफरेंट होने चाहिए। समझे? मतलब वो एलिमेंट अलग अलग रेशो में कंबाइन होने चाहिए। मैं अभी लिख रहा हूं, सब समझेंगे, सब समझेंगे। वो एलिमेंट अलग अलग रेशो में कंबाइन होने चाहिए। उन कंपाउंड्स में एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं, एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए, बट वो अलग अलग रेशो में कंबाइन होने चाहिए। बट अलग अलग रेशो में कंबाइंड होने चाहिए। अलग अलग रेशो में कंबाइंड होने चाहिए। नहीं समझे? समझे नहीं? बेटा क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए थे कार्बन और ऑक्सीजन, क्या वो अलग अलग रेशो में कंबाइन नहीं हो रहे थे? एक बार वो रेशो में कंबाइन हो रहे थे 1:1 और एक बार रेशो में कंबाइन हो रहे थे 1:2। तो दो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, उसमें ये लॉ लगता है, उसमें ये लॉ लगता है। मैंने यहाँ क्या लिखा? एलिमेंट सेम होने चाहिए बट कंपाउंड्स डिफरेंट होने चाहिए। एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे वो सेम होने चाहिए बट उन अलग अलग रेशो में कंबाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, एक बार H2O बना रहे हैं और एक बार H2O2 बना रहे हैं। नहीं समझे? एक बार रेशो कितना है? 2:1 का और एक बार रेशो 1:1 का। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 2:2, अरे 2:2 को सिंपलीफाई करोगे तो 1:1 ही तो आएगा। तो सेम एलिमेंट्स जब कंबाइन हो अलग अलग रेशो में तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये लॉ, ये दो कंपाउंड है जैसे CO2 है, NO2 है, इसमें ये लॉ एप्लीकेबल है क्या? क्या लॉ इसमें एप्लीकेबल है क्या? क्या लॉ इसमें एप्लीकेबल है? नहीं है। क्यों नहीं? एलिमेंट सेम नहीं है इन कंपाउंड्स में, एलिमेंट सेम नहीं है इन कंपाउंड्स में, एलिमेंट सेम नहीं है। सेम एलिमेंट कंबाइन होने चाहिए अलग अलग रेशो में। मैंने ये वाली बात जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम एलिमेंट कंबाइन होने चाहिए अलग अलग रेशो में। सेम एलिमेंट कंबाइन होना चाहिए अलग अलग रेशो में। पहली तो ये पहचान है, ये तो सिर्फ पहचान है इस लॉ की,
ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, तो इसकी पहचान है, ये तो इसकी पहचान है, ये तो इसकी पहचान है, समझ गए तुम? अच्छा इसमें लगेगा, इसमें ये लॉ एप्लीकेबल है, कौन सा लॉ लगेगा इसमें? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें नहीं लग पाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्यों? यहाँ कंपाउंड तो अलग है ही है, एलिमेंट भी अलग है, जबकि शर्त क्या थी? सेम एलिमेंट कंबाइन होने चाहिए अलग अलग रेशियो। समझ गए? चलो पहली बात तो सीख गए। अब सुनना, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है इसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, इसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशियो निकालो, वो रेशियो सिंपल होल नंबर आना चाहिए। अच्छा आप बोलेंगे सर किस एलिमेंट के मास को फिक्स करूं? किसी के भी मास को फिक्स कर दो, एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशियो निकाल लो। जैसे समझाऊं, CO लिया, ये जैसे CO लिया, CO में मास का रेशियो कितना है? 12:16, ठीक है। CO2 में मास का रेशियो कितना है? 12:32। इसका मतलब है 12 पार्ट्स कार्बन के 16 पार्ट्स ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ 12 पार्ट्स कार्बन के 32 पार्ट्स ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कार्बन के मास को फिक्स कर देता हूँ। किसका मास फिक्स कर दिया? कार्बन के मास को फिक्स कर देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऑक्सीजन के मास को भी फिक्स कर सकते हो। फिक्स करने का मतलब है सेम मास है ना, कार्बन के मास को फिक्स कर देता हूँ। मैंने यहां कार्बन के मास को फिक्स कर दिया। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, सेम कर दो, और दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशियो निकाल लो। तो दूसरे एलिमेंट किनके बीच का मास का रेशियो निकलेगा? ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकलेगा, और वो रेशियो आएगा 16:32। इसका मतलब है सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए, ये लॉ कहता है। मुझे लग रहा है ये सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। ये लॉ कहता है जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, उसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो और दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशियो निकालो, तो वो मास का रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आना चाहिए, वो मास का रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आना चाहिए। नोट करो, वो मास का रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आना चाहिए। मैं यहाँ लिख दूँ कुछ? अच्छा इतनी बात समझ में आ गई? अभी तो और एग्जांपल समझाना बेटे, बहुत अच्छे से समझाना है। एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकाल लो। चलो फिर से समझाता हूँ, मेरे बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है। समझो मेरी बात को। यहाँ पर जो दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, दो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में ये रेशियो है 12:16 और CO2 में ये रेशियो है 12:32, है ना। कार्बन के लिए फिक्स किया है, मैं लिख देता हूँ, कार्बन के लिए फिक्स किया है। ये जो मैं हिंदी में लिखता हूँ सिर्फ समझने के लिए है। कार्बन के लिए फिक्स किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑक्सीजन के लिए फिक्स नहीं कर सकते। कार्बन के लिए फिक्स किया है, मतलब सेम किया है, दोनों सेम मास ऑफ कार्बन से रिएक्ट करेंगे। कार्बन के लिए फिक्स किया है। ऑक्सीजन के लिए रेशियो निकाला है, ऑक्सीजन के लिए रेशियो निकाला है, ऑक्सीजन के लिए रेशियो निकाला है। ऑक्सीजन के लिए रेशियो निकाला है, और रेशियो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। कितना आ रहा है जरा बताओ? कार्बन के लिए फिक्स कर दिया है, मतलब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है अगर 12 पार्ट्स कार्बन के 16 पार्ट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, इसका मतलब है 12 पार्ट्स कार्बन के 32 पार्ट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो किसका मास फिक्स कर दिया है?
किसका मास फिक्स कर दिया है, किसका मास फिक्स कर दिया है, मास ऑफ कार्बन को फिक्स कर दिया है, मास ऑफ कार्बन को फिक्स कर दिया है। किसका रेशियो निकाला, किसके लिए रेशियो निकाला, रेशियो निकाला है ऑक्सीजन के लिए, रेशियो किसके लिए निकाला है, ऑक्सीजन के लिए। और ये रेशियो कितना आना चाहिए, सिंपल होल नंबर आना चाहिए। चलो निकालते हैं। ऑक्सीजन के लिए रेशियो कितना आएगा, 16:32 है ना, और ये रेशियो आ रहा है 1:2। चेक चेक करो, कार्बन का मास फिक्स किया है तो ऑक्सीजन के लिए रेशियो आएगा और वो रेशियो सिंपल होल नंबर आना चाहिए। मैं फिर बता दूं, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, सही है, और दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स का मतलब उन एलिमेंट्स के बीच का जो रेशियो है ना, उन एलिमेंट्स के बीच का जो रेशियो है वो अलग अलग होगा। चलिए एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, फिर दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। फिर मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल ये है, जैसे देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं ना। अब बच्चा क्वेश्चन ये पूछता है, सर मान लो अगर किसी का मास फिक्स ना हो, फिक्स होने का सेम ना हो, तो फिर क्या किया जाए। अगर किसी का मास सेम नहीं है तो फिर सेम करना पड़ेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे N2O बनाते हैं, NO बनाते हैं, N2O3 बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं। सभी में रेशियो अलग अलग है, L और N2O5 बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है नाइट्रोजन का मास 14 होता है, दो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 28:16। इसमें 14:16, इसमें 28:48, इसमें 28:64, इसमें 28:80। इस वाले केस में मुझे किसका, मैं नाइट्रोजन के लिए मास फिक्स कर रहा हूं। मैं नाइट्रोजन के लिए फिक्स कर रहा हूं, नाइट्रोजन के लिए मास फिक्स कर रहा हूं। लिख लेना, नाइट्रोजन के लिए फिक्स किया है। अब आप समझ रहे हैं, यहां एक दिक्कत आएगी, फिक्स किया है का मतलब समझो सेम किया है मेरे प्यारे बच्चों, सेम। फिक्स किया है का क्या मतलब है, सेम किया। अच्छा यहाँ ये बताओ, यहाँ मास सेम नहीं है, यहाँ 28:16 से कंबाइन कर रहा है, यहाँ भी 28:48 से कंबाइन कर रहा है, यहाँ 28:64 से कंबाइन कर रहा है, 28:80 से कंबाइन कर रहा है, यहाँ 14:16 से कंबाइन कर रहा है। तो अगर 14:16 से कंबाइन कर रहा है तो 28 पार्ट कितने से कंबाइन करेगा, 32 से। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। क्यों किया, मुझे नाइट्रोजन का मास सेम करना है, मुझे नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है। अरे भैया 14 पार्ट 14 पार्ट 16 से कंबाइन कर रहा है, 16 से कंबाइन कर रहा है, तो बताओ 28 पार्ट कितने से कंबाइन करेगा। जस्ट डबल कर दो तो ये भी डबल हो जाएगा, 32 से कंबाइन करेगा। तो मैंने इसको 14:16 ना लिखकर क्या लिख दिया बताओ, 14:16 ना लिखकर 28:32 लिख दिया। क्यों लिख दिया 28:32, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो नाइट्रोजन का मास मैंने फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन का मास मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया या सेम कर दिया ना, फिक्स कर दिया या क्या कर दिया, सेम कर दिया। किसके लिए रेशो निकाला, नाइट्रोजन, स्पेलिंग भी गड़बड़ हो रही है। किसके लिए रेशो निकाला, ऑक्सीजन के लिए रेशो फाइंड किया, और ये रेशो क्या आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए। सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए। अच्छा, इसमें किसका मास फिक्स है, किसका मास फिक्स है, नाइट्रोजन का मास फिक्स है, तो ऑक्सीजन के बीच का रेशो कितना आएगा, 16:32:48:64:80। तो ये रेशो आ रहा है 1:2:3:4:5। ये आंसर।
तो अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, सेम कर दो, दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो और वो रेशियो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आना चाहिए। नोट किया? चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलो बहुत आसान सा कंडीशन है। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर दो कंपाउंड बनाते हैं, वन इज H2 एंड अदर इज H2O2। तो बताओ इसमें किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? इसमें 2:16 के रेशियो में कंबाइन होते हैं। इसमें किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? 2:32 के रेशियो में कंबाइन होते हैं, है ना? किसके रेशियो, किसका मास फिक्स कर दिया? हाइड्रोजन के मास को फिक्स किया। किसके रेशियो निकाला? रेशियो निकाला ऑक्सीजन के लिए। कितना आ रहा है? 16:32, 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने हाइड्रोजन का मास फिक्स किया है, किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने का मतलब होता है सेम कर सकते हैं। नोट कर दिया? अब मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ फिर इंग्लिश में लिखूंगा। पहले मैं हिंदी में लिख दूं फिर लिखूंगा। अगर आप एक एलिमेंट के मास को फिक्स्ड कर दो और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो, दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालो, तो रेशो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आएगा। सिंपल होल नंबर आएगा, तो रेशो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आएगा। अगर आप एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, दूसरे एलिमेंट के मास का रेशो निकालो, तो वो रेशो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आएगा। ये तो थी समझने के लिए ना, टू अंडरस्टैंड है। आपको अगर समझना है किसी चीज को तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बेटा क्या होता है, ये साइंस है ना, साइंस में लैंग्वेज इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाए कुछ गड़बड़ नहीं होती, सिर्फ मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। इसमें इंग्लिश के नंबर नहीं होते, इसमें कंसेप्ट के नंबर होते हैं। अगर आप एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो, इसका मतलब है सेम कर दो। दूसरे एलिमेंट का मास का रेशो निकालो, तो वो रेशो ऑलवेज सिंपल होल नंबर आएगा। इंपॉर्टेंट है ये लॉ, इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, आगे चलो, जल्दी बोलो। अब जरा समझो ना, मेरी बात समझना। हमारी कंसेप्ट क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है एनसीईआरटी? हमारी डेफिनेशन क्या कहती है एनसीईआरटी की? हमारी डेफिनेशन कहती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। बेटा मुझे डेफिनेशन इसलिए लिखकर बतानी पड़ती है क्योंकि आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा तो आपका टीचर चेक करेगा, तो उसको पूरी प्रॉपर सही मिलनी चाहिए। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स can combine, if two elements can combine
to form more than one compound. अब आप डेफिनेशन से समझना, क्या मैंने जो आपको पढ़ाया वो सही पढ़ाया है? To form more than one compound, the masses of one element which combine with a fixed mass of other, element are in the ratio of small whole number. आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर. ये डेफिनेशन है इस लॉ की, आप लोग नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो. जल्दी करो नोट, जल्दी नोट करो. आया समझ में नहीं आया? आगे बोलो, जल्दी से आगे. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये, ठीक है. आज हमारा एक लेक्चर और कंप्लीट हो गया ये. अब हमारे पास दो गैसेस के लॉज रहते हैं, ठीक है. और वो दो गैसेस के लॉज बता दूं. गैसेस लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मैं गैसेस स्ट्रेट पढ़ाऊंगा ना, गैसेस लॉज, और वो गैसेस के दो लॉज हैं. एक है गे-लूसक लॉ, इसका ज्यादा यूज नहीं है. और एक है एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. तो ये दो लॉ हैं, एक है गे-लूसक लॉ और एक है एवोगैड्रोस लॉ. सही है. दो लॉ और पढ़ने पड़ते हैं, एक है एवोगैड्रो लॉ और एक है गे-लूसक लॉ. आज का आपको टर्म पढ़ा दिया मैंने, सही है. ये दो लॉ पढ़ने के बाद हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? मोल कॉन्सेप्ट कहेंगे. अब आप इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा. अभी भी हमारा लेक्चर जो चल रहा है वो लेक्चर 4 ही है. लेक्चर 4 है ना. पार्ट बी कह सकते हैं, ऐसे कर लिया करो. लेक्चर 4 है, पार्ट बी. ठीक है. आज के टर्म के लिए बहुत है.